Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.1 बताई थी। आज चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 की ओर, इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा कि पहले जो एक्सरसाइज थी, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन द इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब इसमें पूछा है इस कुछ कंसेप्ट दिए, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसा कि फर्स्ट दिया हुआ है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, यानी किसी जॉब पर लगने वाले वर्कर की संख्या और वहाँ कंप्लीट होने वाले समय, यानी जो टाइम जितना लग रहा है उसको कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। अगर हम वर्कर की संख्या को बढ़ा देंगे तो लगने वाला टाइम कम हो जाएगा और वर्कर की संख्या घटा देंगे तो लगने वाला टाइम बढ़ जाएगा। कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए 5 डे में वर्क करते हैं, अगर वहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दें तो 5 डे से ज़्यादा लगेंगे, और नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा देंगे तो 5 डे से कम लगेंगे। यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी घटती है, एक क्वांटिटी को घटाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। ऐसे रिलेशन में हमारा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। सो एज वी हैव रिटन इन फर्स्ट पार्ट यस, यस मतलब दिस हैव द इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक इक्वल स्पीड, सेम स्पीड कह सकते हैं। सेम स्पीड के साथ अगर हम जो टाइम है टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल, अगर आप टाइम एक स्पीड सेम है और टाइम ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी, और कम टाइम चलेंगे तो डिस्टेंस भी कम कवर होगी। यानी यहाँ पर हमारा इनवर्स रिलेशन नहीं है, एकदम इसका अपोजिट नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। वी हैव रिटन नो, यानी सेकंड में हमारा क्या है, इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे है थर्ड पार्ट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टिवेटेड लैंड यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग की जा सकती हो, उस प्लेस को कल्टिवेटेड लैंड कहते हैं। तो अगर एरिया कम होगा तो कम उसमें क्रॉप जो पैदा होगी, और ज़्यादा अगर एरिया होगा तो ज़्यादा क्रॉप पैदा होगी। ठीक है ना, कम होगा तो कम फसल पैदा होगी और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फसल पैदा होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स नहीं है। वी हैव रिटन नो। थर्ड पार्ट में भी नो है आपका, यानी सेकंड एंड थर्ड बोथ आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन फोर्थ पार्ट सेइंग दैट द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। फिक्स्ड जर्नी कहीं तक है, आप उसमें टाइम और स्पीड, अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। तो अगर स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हियर इज द इनवर्स प्रोपोर्शन, सो वी हैव रिटन यस। इन फिफ्थ पार्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर पर्सन लैंड एरिया कम आएगा उसका, और अगर कम पर्सन है तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो लैंड एरिया है वो ज़्यादा पड़ जाएगा। यानी पॉपुलेशन कम होगी तो पर पर्सन लैंड एरिया ज़्यादा होगा, और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पर पर्सन लैंड एरिया कम पड़ेगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। सो वी हैव रिटन यहाँ पर यस। इस तरीके से आप देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड दो हमारे टू पार्ट्स आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अदर फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। After that, your question number second in which saying that in a television game show, किसी टेलीविजन गेम शो में the prize money of 1000, प्राइज मनी है 1000, is to be divided equally amongst the winners, उसको equally amongst the winners में जो विनर है उनको equally रूप से बांट रहा है। Complete the following table, find the whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। यानी जो प्राइज मनी इंडिविजुअल विनर को जो प्राइज मनी मिलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, टू द नंबर ऑफ विनर्स की। तो आप देखते हैं यहाँ पर जैसे 1 लाख रुपीज थे, अगर एक ही विनर होता है तो उसको अकेले को ही 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर उसमें 2 विनर होते हैं तो 1 लाख की जो प्राइज मनी है वो 2 पर्सन के बीच में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स वी विल डिवाइड द 1 लाख बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ गया, राइट। अब इसके बाद अगर 4 विनर होते हैं तो
ये मनी हमारी 4 विनर्स में डिवाइड होगी। तो पर विनर यानी इंडिविजुअल एक विनर को हमें कितनी प्राइज मनी मिलेगी, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और हमें मिलेगा यहाँ पर 25,000, राइट। आफ्टर दैट अगर 5 विनर होते तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5% में डिवाइड हो जाएगी। तो पर विनर प्राइज मनी ₹20,000, 20 यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 आएगा। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12,500। 8 से अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो विनर हमारे 10 हो जाते हैं, तो 10 के लिए हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और इसके बाद अगर वो हमारे विनर होते हैं 20, तो पर पर्सन जो हमें प्राइज मनी मिलेगा पर विनर वो कितना हो जाएगा 5,000 मिलेगा। और इसके बाद अब ये पूछा जा रहा है, साथ ही साथ पूछा उसने ये भी, फाइंड द वेदर प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विनर। ये डायरेक्टली है, इनवर्सली। आप देख रहे हैं जैसे जैसे विनर बढ़ते जाते हैं वैसे प्राइज मनी घटती चली जाती है। तो एक क्वांटिटी आप बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटती जा रही है, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी घटती है तो इधर दूसरे, अगर यहाँ पे 20 है फिर 10 है, इधर घटती है तो ये बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या है, प्राइज मनी इज डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लिख लेंगे हेंस द प्राइज मनी इज डायरेक्टली नॉट सॉरी इज इनवर्सली price money is inversely proportional to the number of winners। यानी विनर्स के नंबर ऑफ विनर्स के जो प्राइज मनी है वो क्या है, डायरेक्टली वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है रहमान्स इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान एक व्हील बनाता है यूजिंग स्पोक्स, यानी उसमें तीलियां लगा करके, स्पोक लगा करके। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स in such a way the angle between any pair of consecutive spokes are equal। help him by completing the following table। यानी जो उसकी स्पोक लगाएगा, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में दिया हुआ है व्हील बने हुए, उसमें स्पोक्स लगाए हुए, तो हमें बताना है दो कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में जो एंगल आएगा वो इक्वल आना चाहिए, इस तरीके से लगाता है। तो अब जो पूरा हमारा सर्किल होता है, फुल सर्किल, कंप्लीट सर्किल होता है, सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसमें दो स्पोक लगा देता हूं तो इनके बीच का जो एंगल आएगा कितना आएगा 180 डिग्री, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं दो ना लगा करके अगर मैं 3 स्पोक लगा देता हूँ इक्वल स्पेस पर, तो हमारे कितना होगा, तो फिर ये जो सर्किल है वो व्हील है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 120 डिग्री, यानी प्रत्येक एंगल जो आएगा वो 120 डिग्री का आएगा। इस तरीके से उसने पूछा है आगे स्केल को कंप्लीट करते हुए। अगर उसने 4 स्पोक्स लिए तो 4 से डिवाइड कर दो, 90 आ जाता है। 6 स्पोक लिए तो 6 से 6 में डिवाइड हो जाएगा, 6 एंगल बनेंगे, तो फिर 6 से डिवाइड करने पर 60 डिग्री आ जाएगा। 8 आता है तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमें तरफ मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा। और 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 36 और 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे मिल जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये पूछ रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हमारा क्या होगा, यस द नंबर ऑफ spokes and
एंगल बिटवीन consecutive spokes are inversely proportional. Are inversely proportional. सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स. When the number of spoke equal to 15, then the angle between two spokes equal to 360 upon 15. कट कर देंगे 15 टू या 30, 15 4 यानी 24 डिग्री आएगा. अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है in third part how many spokes would be needed if the angle between pair of consecutive spokes is 40 degree. If the angle between two if the angle between a pair of consecutive spokes equal to 40 degree, then number of spoke इक्वल टू 360 को 40 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 9, यानी 9 स्पोक्स होने चाहिए. तो फिर उनके बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 40 डिग्री आएगा. ये हमें फाइंड करना है. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 4, in which saying that if a box of sweet is divided among 24 children, एक स्वीट बॉक्स है 24 चिल्ड्रन डिवाइड किए जाए, तो 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट ईच, तो प्रत्येक को 5 स्वीट मिलती हैं. हाउ मैनी वुड ईच गेट, प्रत्येक को कितने स्वीट मिलेंगी इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाए 4 कम हो जाए तो प्रत्येक को कितने स्वीट मिलेंगे. We will assume that let the number of sweet each get equal to x. हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट. जब 24 चिल्ड्रन थे तो उन्हें 5 स्वीट मिलती थी. अब 4 रिड्यूस हो गए यानी 4 कम हो गए, 4 कम हो जाएंगे तो हमारे 24 में 4 कम हो तो कितने रहेंगे, अब चिल्ड्रन रह गए हमारे 20, तो कितने मिलेंगे हमारे, कितना एज्यूम किया है x. अब आप देखिए अगर एक स्वीट बॉक्स से ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्रत्येक को कम स्वीट मिलेगी और कम बच्चे होंगे तो प्रत्येक को ज़्यादा स्वीट मिल जाएगी. राइट. सो हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल. Since here is inverse proportion, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर क्या होगा, इनका मल्टीपल सेम आएगा. Therefore 24 multiply 5 equal to 20 multiply x. जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसमें रेशियो सेम आता है, इसमें मल्टीपल सेम आता है, प्रोडक्ट सेम आता है. तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20. 5 से कट करेंगे इसे 4 टाइम कट गया तो 4 से ये कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 टाइम आएगा. x इक्वल टू हमारा कितना हो गया.
Hence, each jet sheet number of sheets each get equal to x equal to 6. प्रत्येक को 6 शीट मिलेंगे. After that, in question number 5, seeing that a farmer has enough food to feed 20 animals, यानी किसी फार्मर के पास 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए उसके पास पर्याप्त फूड है इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, यानी 6 डेज के लिए उसके पास पर्याप्त फूड है अपने 20 एनिमल्स को फीड करने के लिए, यानी खिलाने के लिए. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इज इन हिज कैटल. अगर उसके कैटल में 10 और एनिमल आ जाए तो वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा. वी विल एज्यूम दैट लेट द फूड लास्ट इन x डेज. तो नंबर ऑफ एनिमल पहले कितने हैं 20 है, तो कितना मिलता है, नंबर ऑफ डेज कितना चलता है 6 डेज. अब 10 एनिमल और बढ़ गए 30 हो गए, कितना दिन चलेगा x डेज. देखिए जब ज्यादा एनिमल होंगे तो कम दिन चलेगा और कम एनिमल होंगे तो फीड ज्यादा दिन चल जाएगा. राइट. सो हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन. आप लिखेंगे सिंस हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन में therefore 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x. x इक्वल टू हमारा 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30. 0 कट गया, 3 से 2 टाइम कट गया. x इक्वल टू हमारा कितना आएगा 2 2 4. Hence the food last equal to x equal to 4 days. यानी जो उसका फूड है अगर 10 एनिमल और बढ़ जाते हैं तो 4 डेज में लास्ट हो जाएगा, 4 डेज में फिनिश हो जाएगा. आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.1 in which saying that a contractor estimate that 3 person could rewire जसविंदर हाउस in 4 days. कॉन्ट्रैक्टर ये एस्टिमेट करता है 3 पर्सन जसविंदर के हाउस को 4 डेज में रिवायर कर देंगे, यानी उसको वायरिंग कर देंगे. इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टीड ऑफ 3, अगर 3 के प्लेस पर 4 पर्सन का यूज करें, हाउ लॉन्ग शुड दे टू कंप्लीट द जॉब. तो वो कितने समय में यानी उनको कितना टाइम लेना चाहिए कंप्लीट, यानी कार्य को जॉब को पूरा करने में उसे कितना टाइम लेना चाहिए. तो वी विल एज्यूम दैट लेट दे कंप्लीट द जॉब इन x डेज. पहले नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज. 3 पर्सन 4 डे लेते हैं, 4 पर्सन x डेज लेते हैं. अब बताइए किसी एक हाउस की वो रिवायर करना है, अगर उसमें ज्यादा पर्सन लगा देंगे तो कम दिन लगेंगे और कम पर्सन लगाएंगे तो ज्यादा दिन कर पाएंगे. इसका मतलब यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है. तो अब लिखेंगे सिंस हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन तो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x. x इक्वल टू कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4. 4 से 4 कट गया, दैट इज x इक्वल टू 3. Hence they complete the job equal to x in 3 days. 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे. आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.